हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं स्पीड की और वेलोसिटी की। तो पहले बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड, अगर हम स्पीड को डिफाइन करें तो स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है रेट ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई बॉडी पर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इसको बताने वाली फिजिकल क्वांटिटी होती है स्पीड। तो स्पीड को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। फर्दर हम स्पीड को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, मतलब आपकी स्पीड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि स्पीड बताती है कि आपने कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर आपको इक्वल टाइम इंटरवल्स दे दिए जाएं और आप उसमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। इसलिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउसोएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। चाहे वो टाइम इंटरवल कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो, अगर उनमें हम बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमारी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे कि हमारी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब हम हर 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेंगे और हर हाफ सेकेंड में 2.5 मीटर चलेंगे। इस तरह से हम यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस समय चाहे आप इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो, चाहे आप इसको एवरेज स्पीड बोलो या आप इसको सिंपली स्पीड बोलो, ये सब कुछ सेम ही बात है। क्योंकि अगर कोई टर्म कांस्टेंट है तो किसी इंस्टेंट पर भी उसकी वैल्यू वही आएगी, एवरेज वैल्यू भी वही आएगी। इसलिए यहाँ पर स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड सब एक ही बात है। अब यहाँ हमें एक बात समझना होगी कि हम यूजुअली देखते हैं हमारे आसपास कि अगर हम किसी बॉडी को धक्का मारे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट धक्का मारे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इंसान पहले समझता नहीं था कि फोर्स होता है, इसलिए वो जानता था पुश और पुल। यहाँ एक टर्म आएगी आगे चल के, एक्सेलरेशन। देखिए, हम दो तरीके के धक्के इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो मोशन के पैरेलल एंटी पैरेलल, कॉमन सेंस है कि जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है अगर आप उधर ही धक्का मारेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। और अगर परपेंडिकुलर धक्का मारेंगे तो उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। देखिए, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन का अंतर होता है। स्केलर में इंफॉर्मेशन कम होती है, वेक्टर में इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। स्पीड यूनिफॉर्म है, ये सुनकर हमें क्या पता चलता है कि स्पीड बढ़ भी नहीं रही और कम भी नहीं हो रही, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। लेकिन मुड़ सकते हैं या नहीं मुड़ सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप एक ही स्पीड से गोल भी घूम सकते हो, टर्न भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इसलिए बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एक टर्म होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो स्पीड को बढ़ाता है, घटाता है या डायरेक्शन चेंज करता है।
अगर एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में है तो वो स्पीड को बढ़ा देगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कम कर देगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वो मोड़ देगा या टर्न कर देगा। अब हमें यहाँ पर एक बात कंफर्म पता चलती है कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब जो पैरेलल वाला धक्का है, यानी एक्सेलरेशन का जो पैरेलल कंपोनेंट है, यानी अगर ये हमारे पास हमारी स्पीड थी, हम इधर जा रहे थे, तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन होना चाहिए या इस तरफ जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो नहीं है, वो है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको मोड़ने वाला कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है। यानी हो सकता है कि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो बट स्टिल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो हमें पता नहीं होगा। यानी अगर हमसे कोई कहता है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो हम ये विश्वास से बता सकते हैं कि वो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल कोई पुश पुल एक्सेलरेशन कुछ नहीं लग रहा है, कोई धक्का नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन और किसी डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पुश पुल धक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये हम भरोसे से नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। Second है non-uniform speed. If a particle covers unequal distances in equal intervals of time, howsoever small these time intervals may be, then its speed is known as non-uniform speed. It means कि अगर एक पार्टिकल बराबर दिए गए समयों में अगर वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल टाइम इंटरवल्स है उसके पास, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, और पहले 1 सेकेंड में चलता है 5 मीटर, फिर चलता है 6 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में चलता है 3 मीटर, इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। और अगर उसके पास वेरिएबल स्पीड है, यानी स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और अगर इसकी स्पीड बढ़ या घट रही है, तो इसका मतलब है कि अगर बढ़ रही है तो उसको धक्का पीछे से लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल लग रहा है, और अगर कम हो रही है मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट धक्का लग रहा है। इसका मतलब ये है कि एक बात हमको पक्का चमकती है वेरिएबल स्पीड सुनते से ही, कि जो ए पैरेलल है वो प्रेजेंट है, लेकिन ए परपेंडिकुलर के बारे में हमें अभी भी कोई आइडिया नहीं है। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल किस रास्ते पे जा रहा है। हाँ, ये जरूर जानते हैं कि अगर इसकी स्पीड बढ़ रही होगी तो कोई इसे पीछे से पुश कर रहा है, और अगर इसकी स्पीड कम हो रही होगी तो कोई इसकी मोशन के एंटी पैरेलल इसको पुश कर रहा है। बिना इस पुश के, बिना इस पुल के, बिना इस एक्सेलरेशन के इसकी स्पीड वेरिएबल तो नहीं हो सकती। अब अगर इसकी स्पीड वेरिएबल है तो यहाँ हम डील कैसे करें? तो यहाँ हम दो तरह से डील कर सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, और एक हम निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम इन दो चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। तो पहले हम एवरेज के बारे में बात करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस के बारे में। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको अगर आप टोटल लिए गए टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि एवरेज वो होता है जो होता ही नहीं है, पर ये काम का बहुत होता है। सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, समझिए बात को। एवरेज वैल्यू एक वर्चुअल स्टडी वैल्यू होती है जो कि उन सारी वेरिएबल वैल्यूज को रिप्लेस कर देती है। सर ये तो बड़ी टफ बातें कर रहे हो आप। नहीं, बहुत आसान है। समझ लीजिए हम कोटा से जयपुर जाते हैं, और कोटा से जयपुर के बीच की डिस्टेंस वैसे तो ज्यादा है, अपन मान लेते हैं 200 किलोमीटर, और हम ये काम 2 आवर्स में कर लेते हैं, ऐसा मानते हैं। तो कोई भी बोल देगा कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो साहब आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 200, और आपको 2 आवर्स लगे, तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर।
मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ड्राइवर अंकल बस में बैठे, एक्सेलरेटर दबाया और स्पीडोमीटर का कांटा 100 पे, और पूरे रास्ते 100 पे ही रहेगा। कोई आ जाए तो चढ़ा दो उस पर, किसी को उतरना है रास्ते में तो फेंक दो, अंदर कैसे बैठेंगे पता नहीं। ऐसा थोड़ी होता है यार। जब बस खाली सड़क होती है तो तेज स्पीड से भी चलती है, बस स्टॉप आता है तो रुकती भी है। कभी उसकी स्पीड ज्यादा होती है, कभी कम होती है। वो 100 की स्टेडी स्पीड से थोड़ी चलती है यार, बस है, एरोप्लेन थोड़ी ही है। इसका मतलब है कि हमारे पास एवरेज स्पीड वो एक वर्चुअल स्टडी वैल्यू है जो ये बोल रही है कि देखो आप कोटा से जयपुर आ गए हो और रास्ते भर आप अलग अलग स्पीड से चल के आए हो, लेकिन अगर आप 100 की स्टडी स्पीड से चलते तो भी आप सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर लेते। हो सकता है वो बस कभी 100 से चली ही ना हो, कुछ देर 50 से चली हो, कुछ देर 120 से चली हो, कुछ देर 50 किलोमीटर पर आवर से, कुछ देर 120 किलोमीटर पर आवर से, कुछ देर 70 किलोमीटर पर आवर से, कुछ देर 130 किलोमीटर पर आवर से। वो 100 से कभी चली ही नहीं, लेकिन फिर भी आपकी एवरेज स्पीड 100 आ गई, क्योंकि ऐसा ही है। एवरेज वो वर्चुअल स्टडी वैल्यू होती है जो हमें वही काम उतने ही टाइम में करके दे देती है जितना कि हम वेरिएबल वैल्यूज के साथ कर रहे थे। अगर मैं एवरेज स्पीड को डिफाइन करना चाहूँ तो क्या डिफाइन करूंगा? इट इज दैट वर्चुअल स्टडी वैल्यू विथ विच वी कैन रिप्लेस ऑल वेरिएबल वैल्यूज। लेकिन ये वर्चुअल स्टडी वैल्यू है, मतलब ये सच नहीं है, ये झूठ है, लेकिन बहुत काम का झूठ है। क्योंकि अगर एक लड़की एक बिल्डिंग से गिर गई, छत से गिर गई नीचे, ये एक टावर है और ये लड़की छत से गिर गई, हमने टाइम नोट किया इसका छत से नीचे गिरने का और ये 5 सेकंड में नीचे आ गई। अब अगर कोई हमें ये बता दे कि लड़की की एवरेज स्पीड कितनी थी, क्योंकि अगर हमें छत से पत्थर गिराएंगे तो उसकी स्पीड तो लगातार बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कुछ स्पीड होगी समझो 0, या जमीन से टकराई तो इसकी स्पीड है 50। अगर कोई हमें लड़की के गिरने के दौरान ये बता दे कि ये गिरी हुई लड़की, सॉरी, अगर लड़की गिरने पर कोई हमें ये बता दे कि ये जो नीचे गिरती हुई लड़की है ये किस एवरेज स्पीड से गिरी, तो मैं टावर की हाइट बता सकता हूँ। क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि लड़की की एवरेज स्पीड जो थी वो 25 थी, तो ये झूठ मूठ माना जा सकता है कि वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड वो 25 मीटर पर सेकंड से गिरी है, और तब 25 इंटू 5 मतलब कि 125 इस टावर की हाइट होगी। मतलब एवरेज बहुत काम की चीज है। लेकिन सर आपने कैसे निकाल लिया 25 एवरेज आएगा, वो मैं भी आगे बताऊंगा। लेकिन एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से एवरेज स्पीड आ रही है, पर एवरेज स्पीड एक वर्चुअल चीज है। वो सारी रियल वैल्यूज को रिप्लेस करने के काम में आएगी जो वेरिएबल वैल्यूज हैं। इसलिए वी एवरेज बराबर हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब मैं अगर इसको ग्राफिकली समझना चाहूं, मान लो कि डिस्टेंस एस को वाई एक्सिस पर और टाइम टी को मैं एक्स एक्सिस पर ले लेता हूं, और ये उस पार्टिकल की कोई इक्वेशन होगी डिस्टेंस और टाइम के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस समहाउ रिलेटेड विद टाइम, क्योंकि वो चलते जा रहा होगा और घड़ी भी चलते जा रही होगी। तो कुछ डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन होगा, जैसे एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके करस्पॉन्डिंग एक कर्व होगा जो एस और टी के बीच में होगा। तो समझो ये हमारा एस और टी के बीच का कर्व है। अब सोचते हैं कि अगर हमारा पार्टिकल t1 टाइम पर s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है और t2 टाइम पर s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस डेल्टा s ये होगा। और इन दोनों टाइम का डिफरेंस डेल्टा t ये होगा।
और तब अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली एक लाइन बनाऊं, तो ए से बी तक जो व्हाइट लाइन गई है वो तो एक्चुअल कर्व है, और जो ये ऑरेंज लाइन गई है ये एक वर्चुअल लाइन है जो मैंने बनाई है, क्योंकि वो कॉर्ड है। रियल ग्राफ तो वो व्हाइट वाला था, ए और बी को मिलाने वाला ये कॉर्ड मैंने बनाया, पर इसको मिलाने से यहाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसको मिलाने से यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसकी परपेंडिकुलर और बेस हमको पता है। तो अगर हम ये एंगल निकालें तो हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यानी अगर एवरेज स्पीड को हमें ग्राफिकली डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का मतलब है स्लोप ऑफ chord of distance time curve। Instantaneous speed is the speed of a particle at any instant of time। मतलब आप यहाँ कोटा से जयपुर गए और आप 2 घंटे में पहुंच गए 200 किलोमीटर, तो आपसे किसी ने पूछा यार कितनी देर लगी आने में, बोला 2 घंटे लगे, कितने किलोमीटर, बोले 200 किलोमीटर, अच्छा 100 किलोमीटर पर आवर से आए हो। मतलब वो तो आपकी एवरेज स्पीड बता रहा है, जो हो सकता है हो भी या नहीं भी हो। लेकिन अगर आप एक कार में जा रहे हैं और कार में बैठकर आपने ड्राइवर से पूछा कि भाई गाड़ी अभी कितनी स्पीड से चल रही है, और उसने स्पीडोमीटर में देखकर बताया कि अभी तो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो वो रियलिटी है, वाकई में आपकी कार उस समय 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, क्योंकि वो स्पीडोमीटर जो दिखा रहा है ना वो रियलिटी है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लड़की छत से गिरी और कभी उसकी स्पीड 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। अगर आपकी खिड़की के सामने से गुजर रही है और आपने उससे पूछा कि ओए लड़की तेरी स्पीड कितनी है अभी गिरते समय, तो वो अगर बोलती है मेरी स्पीड 20 है, मतलब वो रियलिटी है। लेकिन ऊपर से नीचे गिरते समय थ्रू आउट अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो वर्चुअल है, वो रियलिटी नहीं है। बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू रियलिस्टिक वैल्यू है। पर एक समस्या है कि हम एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अपनी स्पीड कैसे बताएं, क्योंकि स्पीड तो डिफाइंड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस स्पीड जब हम निकालते हैं ना, तो बेसिकली हम एवरेज ही निकाल रहे होते हैं, लेकिन हम टाइम इतना छोटा ले लेते हैं, मतलब हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको लिमिट बोलते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हम इतना छोटा टाइम ले लेते हैं, इतना छोटा टाइम ले लेते हैं कि जो एवरेज है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक टाइम में निकाला गया, तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, हमने वो जो ए और बी पॉइंट लिए थे, याद कीजिए हमारा ए पॉइंट यहाँ था, बी यहाँ था, और हमें एक कॉर्ड बनाना पड़ गई। अगर यहाँ मैं ए पॉइंट लेता हूँ, यहाँ मैं बी पॉइंट लेता हूँ और इनको मिलाता हूँ, तो यहाँ कॉर्ड बन जाएगी। लेकिन अगर मैं ए और बी को बहुत पास पास ले लूं, मतलब मैं बी से कहूं पास आ जा, पास आ जा, पास आ जा, और ये बहुत पास आ जाए, और ये बहुत पास आ जाए, यहाँ आ गया, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा हो गया डी टी, और ये हो गया डी एस। अब मैं अगर ए और बी को मिलाता हूं तो यहां पर टेंजेंट बनेगी, ना कि कॉर्ड। आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक मैथ्स में कैलकुलस पार्ट, जिसमें पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएशन। तो किसी इंस्टेंट पर वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमने किया है इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिस्टेंस को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। मुझे जितना डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी वो मैं फॉर्मूला बता के करा दूंगा। बाकी आपको बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ाई जा रहा है, उसमें जितना भी पॉसिबल डिफरेंशिएशन है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो आप यूज टू हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं
तो वो बन जाता है एवरेज। लेकिन एवरेज को अगर हम निकालें बहुत माइक्रोस्कोपिक टाइम में तो वो बन जाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसलिए अगर हम डिस्टेंस को कर दें डिफरेंशिएट तो वो बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अब यहाँ पर जो ये स्लोप आएगा वो बेसिकली कॉर्ड का नहीं, टेंजेंट का स्लोप आएगा। और टेंजेंट क्योंकि रियल कर्व को ओवरलैप कर रही है, इस टेंजेंट का उस पॉइंट पर स्लोप वही है जो कर्व का स्लोप है, इसलिए ये एक रियल वैल्यू है। इसलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू बराबर होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द डिस्टेंस टाइम कर्व। तो हमें समझ में आया कि एवरेज वो होता है जो होता नहीं है पर काम का बहुत होता है, क्योंकि वो एक वर्चुअल स्टडी वैल्यू होती है जिससे हम सारी वेरिएबल वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज रियल वैल्यूज होती हैं। एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है, जबकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन अगर अभी आपको कम आता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, वो पढ़ा दिया जा रहा है, आ जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका ग्राफिकल मीनिंग है, जबकि एवरेज का ग्राफिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड वर्चुअल है क्योंकि वो असली रियल कर्व का पार्ट नहीं थी, लेकिन टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है वो रियल कर्व का स्लोप है, इसलिए ये रियल चीज। वेलोसिटी हम बचपन से ही सुनते आते हैं वेलोसिटी, और यूजुअली हमें स्कूल में कभी कभी डेफिनेशन भी बता दी जाती है कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि रॉन्ग डेफिनेशन है। बेसिकली इसकी सही डेफिनेशन है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, ना कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कुछ होता होता तो पहले मैंने पढ़ाया होता, मैंने तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। अब टाइम तो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। ठीक है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये हमने पहले पढ़ा, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो वो सही डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो गलत डेफिनेशन है, क्योंकि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सही डेफिनेशन है। क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी। यस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी वेक्टर है तो स्वाभाविक है इसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। ये न केवल मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देती होगी बल्कि डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन देती होगी। तो स्पीड के मुकाबले ये ज्यादा इंफॉर्मेशन रखती होगी। हालांकि यूनिट इसकी और स्पीड की सेम ही होगी, क्योंकि अगर हम यूनिट देखें तो ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो इसकी यूनिट या तो मीटर पर सेकेंड होगी या सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। वेलोसिटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक होगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी जो है
उसके पास एक तो होगा उसका मैग्नीट्यूड और एक होगी उसकी डायरेक्शन। ना केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए बल्कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके वो वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं तो न केवल उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए बल्कि इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब एक पार्टिकल जिस स्पीड से चल रहा है उससे तो उसे चलना ही चाहिए, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसे मुड़ना भी नहीं चाहिए। यानी कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा उसका पाथ स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन ही होगा, और कोई पाथ हो ही नहीं सकता। और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में लगातार जाता रहेगा, और जिस स्पीड से जा रहा है उसी से लगातार जाता रहेगा। अब क्योंकि हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रखना है तो ना आगे से धक्का लगेगा ना पीछे से धक्का लगेगा, तो पैरेलल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का तो होगा 0, और ना ही साइडवर्ड धक्का लगेगा क्योंकि मुड़ने की भी नहीं मानी है। इसलिए देखो, जब हम स्पीड यूनिफॉर्म बोलते थे तो हमें सिर्फ ये पता चलता था कि पैरेलल एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन जब हम वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं या यूनिफॉर्म बोलते हैं तो हमें तुरंत चमक जाता है कि ना तो एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट है और ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, रास्ता स्ट्रेट लाइन है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोथ रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब वेलोसिटी वेक्टर जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी वेक्टर अगर कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेक्टर कांस्टेंट हो गया तो हमको ये समझ में आया, हमको ये चमका कि ना आगे से धक्का है ना पीछे से धक्का है, तो एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट नहीं है, ना परपेंडिकुलर धक्का है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ही नहीं है भैया। तब इसका जो पाथ होगा वो मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो ये मुड़ सकता है, ना इसकी स्पीड बढ़ सकती है, ना कम हो सकती है। इस समय वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी चाहे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले या एवरेज वेलोसिटी बोले या फिर हम सिंपल वेलोसिटी बोले, इन सब का एक ही मतलब होगा, क्योंकि अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एवरेज भी वही आएगा और इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी वही आएगी। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो या तो वेक्टर का अकेला मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शन अकेली चेंज हो जाए तो भी चेंज हो जाता है, और दोनों ही चेंज हो जाए तो भी चेंज हो जाता है। तो हमें लगता है कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए वेलोसिटी का, तो या तो आगे से धक्का या पीछे से धक्का होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए, पर परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मुड़ भी जाएगा। तो हमें डायरेक्शन नहीं बदलना है, मतलब उसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन पर ही होगा, लेकिन वो या तो स्लो डाउन हो रहा होगा या स्पीड अप हो रहा होगा। वो यू टर्न भी मार सकता है, क्योंकि अगर जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उसके अगेंस्ट में धक्का लग रहा है तो थोड़ी देर में वो उसको स्लो डाउन करके रोक लेगा और फिर वापस ले जाएगा, लेकिन रहेंगे हम एक स्ट्रेट लाइन पर ही। इस केस में हमारा रास्ता स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है। दूसरी चीज है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो। अगर आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो पहली बात तो पैरेलल एंटी पैरेलल कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी धक्का आगे से या पीछे से होगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, या स्पीड तो कांस्टेंट रखना चाहते हैं। डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर जो है वो एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए। क्या सर इसका कोई एग्जांपल है? हाँ, हम आगे पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है और उस पे हमेशा धक्का सेंटर की तरफ लगता है। इसको अभी तो आप यूं ही नॉर्मली समझ सकते हैं कि हम एक रस्सी से एक पत्थर को बांध लें और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में गोल 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 घुमाएं, तो रस्सी से जिस पत्थर को बांधा है उसमें जो टेंशन आएगी या जो फोर्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, तो इसलिए हम जो एक्सेलरेशन लगा रहे हैं वो अंदर लगा रहे हैं, यानी कि हर समय पर वो धक्का जो है वो
वो वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पर होगा, यानी परपेंडिकुलर धक्का होगा, लेकिन पैरेलल या एंटी पैरेलल कोई भी धक्का नहीं होगा। और अगर पैरेलल एंटी पैरेलल धक्का और परपेंडिकुलर धक्का यानी एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो वो स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन भी होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। वो जब अभी हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। अब जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम एक टर्म पढ़ सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब फिर से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो वी एवरेज बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अपॉन टोटल टाइम। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होगी। फिर से वही बात है, एवरेज वेलोसिटी एक वर्चुअल चीज होगी, वो रियल नहीं होगी। एवरेज वेलोसिटी वर्चुअल है क्योंकि ये वो स्टेडी वैल्यू है जिससे हम सारी वेरिएबल वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एवरेज स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में समझा चुका। यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली देखें, अगर हम वाई एक्सिस पर ले लें पोजीशन और एक्स एक्सिस पर ले लें टाइम, और पोजीशन और टाइम के बीच में समझो कि ये फिर से हो गया कर्व। फिर से वैसे ही सोचते हैं कि अगर ये हमारी पोजीशन है ए और ये पोजीशन है बी, तो ये टाइम है t1, ये पोजीशन है r1, ये टाइम है t2, ये पोजीशन है r2, और आप देख सकते हैं कि ये है डेल्टा r मतलब कि s, और ये है डेल्टा t। तो अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ले तो ये होगी इस कर्व की कॉर्ड, और इसका जो स्लोप होगा वो ही हमें बताएगा एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा r अपॉन डेल्टा t या tan थीटा, मतलब ग्राफिकली हो सकता है ये स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। फिर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी। इसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल वैसा का ही वैसा है। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी, लेकिन हम लिमिट रखेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब हम बहुत माइक्रोस्कोपिक टाइम में कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। अब अगर ग्राफिकली देख लें, तो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी को बहुत पास पास ले लिया होगा। पास पास लेने से जब हमने इसे मिलाया होगा तो हमारे पास एक टेंजेंट आई होगी, और इसलिए ये हो गया हमारे पास tan अल्फा बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पोजीशन टाइम कर्व।